बरखी शहरों में इजाफे के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस की शोबे खवातीन की तरफ से जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कांग्रेस की खातून वर्करों की मौके में बरखी के दफ्तर विद्युत सुविधा के सामने झड़प भी हो गई। एक खातून वर्कर वीमा रेड्डी जकमपेल में जख्मी हो गई। उन्हें फौरी निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि कांग्रेस की खातून कारकुनों ने विद्युत सुविधा में दाखिल होने की जबरन कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। చేపించడం అనేది నేర్పండి, లేకపోతే వాళ్ళని రానివ్వకండి, అంతేగాని ఎవరికైతే ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారో వాళ్ళని పంపండి. కానీ ఈ విధంగా మా మహిళా కాంగ్రెస్ సోదరు మనందరినీ కూడా ఈరోజు ఇబ్బంది పెట్టినది చాలా దురదృష్టకరం. ఇప్పటికి 3 గంటలైంది, తన కళ్ళు తెరవట్లేదు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? కమిషనర్ బాధ్యత వహిస్తారా? డీజీపీ బాధ్యత వహిస్తారా? చెప్పండి. ఈ రోజు పేద ప్రజలందరూ సస్తున్నారని మేము ధర్నా చేస్తే మీరు ఈ విధంగా మమ్మల్ని అణిచివేయడము, బడాబాబుల కొత్తాసు వాడడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నాను మహిళా కాంగ్రెస్ గా. దయచేసి మీరందరూ కూడా ఇక్కడ మీదట ప్రాపర్ గా వాళ్ళకందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపమని చెప్పి కూడా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. धान की खरीदी से मरकज के इनकार के खिलाफ टीआरएस ने आज जुमेरात को तमाम जिला मुस्तकरों पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और बीजेपी सरकार पर जमकर तनकीद की। रियासती वज़ीर एनमरज मंडी टी श्रीनिवास यादव ने जिले संगारेड्डी के कलेक्ट्रेट के रूबरू मुनज़्ज़म करदा धरने की क़यादत की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद मरकजी हुकूमत उनके मुतालबे पर हमदर्दाना गौर तक नहीं कर रही है। वज़ीर विमेंस वेलफेयर सत्यावती राठौर ने महबूबाबाद में एहतजाजी धरने के प्रोग्राम में शिरकत की और उससे खिताब करते हुए कहा कि मरकज की हटदर्मी से किसानों का नुकसान हो रहा है। लगाया कि मरकज दूसरी रियासतों से तो धान खरीद रही है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना के साथ इम्तियाजी रवैया अख्तियार किया जा रहा है। टीआरएस महबूबाबाद की सदर व रुकन पार्लियामेंट एम कविता, रुकन कानून साज काउंसिल टी रविंदर राव, अरकान असम्बली शंकर नायक, रेड्डी नायक, जिला परिषद चेयरमैन कुमारी बिंदु, सदनशीन महबूबाबाद म्यूनसिपलिटी राम मोहन रेड्डी, नायब सदर मोहम्मद फरीद और दूसरों ने इस धरने में हिस्सा लिया। पेट्रोल की कीमतों और बरखी की शरहों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस ने आज दफातर सिविल सप्लाईज और बरखी बोर्ड पर धरना देने की कांग्रेस के कारकुनों से अपील की थी। पुलिस ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली, साबिक रुकन पार्लियामेंट मधुयाक्षी गौड़ और कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डी श्रावण के अलावा कई कायदीन को सुबह से ही घर पर नजरबंद कर दिया था। साबिक वजीर शब्बीर अली ने उन्हें घर पर नजरबंद किए जाने पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि पुलिस टीआरएस के वज़रा, अरकान असम्बली और काउंसिल को जिला मुस्तकरों पर धरना मुनज़्ज़म करने की इजाज़त दे रही है, लेकिन अपोजिशन को ऐसा करने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत का दोहरा मेयार है, बल्कि जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ప్రజాస్వామ్యంలో శాంతియుతంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీలకు వ్యతిరేకంగా పెట్రోల్ డీజిల్ పైన కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన నెపం మోపుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం ఇంచుమించు రాష్ట్ర వ్యాట్ని 35 రూపాయల వరకు ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంది. గత 8 ఏళ్ళు 1 పైసా తగ్గించని మాట్లాడుతున్న తమ్మి తారక రామారావు కేంద్రం 28 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తే నువ్వు 35 రూపాయల దాకా ఛార్జ్ చేస్తూ ప్రజలు నడ్డి విరుస్తూ ఉన్నావు. అది తగ్గించలే. మీ అయ్యగారు మాత్రం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు పన్ను నొప్పి అనే నెపంతోటి ఢిల్లీలో కూర్చొని ఉన్నాడు. మీ నాన్నగారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి అయ్యా చంద్రశేఖరరావు మీకు పన్ను నొప్పా లేక పన్నుల నుంచి నొప్పి ఉన్నదా? కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీ అక్రమార్జన పైన వేస్తున్న పన్నుల నుంచి ఆ పన్నుల భారం నుంచి తప్పించుకోవడానికి నువ్వు ఢిల్లీలో కూర్చున్నావా? నువ్వు రైతుల పనే చేయాలనుకుంటే ప్రధానమంత్రిని ఎందుకు కలవలే? ప్రధానమంత్రిని కలవకుండా రైతుల గురించి మాట్లాడకుండా ఇక్కడ నీ రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు జాతీయ రహదారులపైన అడ్డుకుంటూ ధర్నాలు చేయడం అనేది ఎంతవరకు సబబు? కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఈ యొక్క ధర్నాని ఇవాళ విద్యుత్ సౌదా ముందు చేయాలనుకుంటుంటే సివిల్ సప్లైస్ ముందు దాని సేకరణ పైన ధర్నా చేయాలనుకుంటే ఎందుకు అడ్డుకుంటాను? రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకుల యొక్క అరెస్టుని పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మిగతా నాయకులు रियासती वज़ीर ज़राअत एस नरेंद्र रेड्डी ने धान की खरीदी से मरकज़ के इनकार पर बतौर एहतजाज ज़िले वनपर्ती में मुनज़्ज़म करदा धरने की क़यादत की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है और धान को खरीदने के मामले में हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सरकार का रवैया
अपोजिशन रियासतों के साथ मुख्तलिफ है और मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक ही रियासत गुजरात और गुजरातियों का बोलबाला हो रहा है। ఇప్పుడు 35,80,000 ఎకరాలలో ఇప్పుడు యాసంగిలో పంట వస్తుంది. ఆడాడ కోతలు మొదలైనవి. ముమ్మరంగా కోతలు ఈ నెలాఖరు నుంచి బాగా ముమ్మరం అవుతాయి. మరి ఈ ఒడ్లు కొనాలి. కేంద్రం చెప్పే మాట ఏంటంటే ఎంత అబద్ధం చెప్తుంది, ఎంత చూడా చెప్తుందంటే మేము ముడి బియ్యం కొంటాం అంటే రా రైస్ అంటారు. ఒడ్లు పట్టిస్తే చక్కగా వచ్చేది. మీ అందరికీ తెలుసు, మనందరికీ తెలుసు వానకాలం ఒడ్లు ఎక్కువ నూకలు అవుతాయి, యాసంగి ఒడ్లు ఎక్కువ నూకలు అవుతాయమ్మా. యాసంగి నూకలు అవుతాయి కదా, ఎందుకోసం అవుతాయి? ఎండ ఎక్కువ కాలుతుంది, సేన్ తెగ కాలుతుంది, ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి నూకవుతుంది. అరే నూకవుతుందా బాబు, నీవు 67 కిలోలు 1 క్వింటాల్ ఒడ్లు మనం కొని రైస్ మిల్కి పంపిస్తే రైస్ మిల్ అయినా 67 కిలోల బియ్యం పెట్టాలి. అది లెక్క. నువ్వు ఏ రైస్ మిల్ ఇచ్చినా కూడా 67 కాదు కదా, 50 కిలోల బియ్యం కూడా రావు. యాసంగిల బియ్యంలో నూకలు వస్తాయి, తక్కువ వస్తాయి. మరి తక్కువ వస్తాయి కదా, ఏం చేయాలి? నీవేమో వడ్లకు బియ్యం పెట్టమంటావు. బియ్యం కావాలంటేనో 67 కిలోలు రావు. మరి 67 వచ్చేది రాంది. రాష్ట్రంలో 2,000 పైచీలకు రైస్ మిల్లు ఉన్నాయి, 1 కాదు 2 కాదు. నువ్వు ఆ రైస్ మిల్ అన్నా టెస్ట్ చెప్పి ఎన్ని వస్తాయో తెలుస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితులలో మనం తెలంగాణ సర్కారు నీకు తుట్టి బియ్యం ఆడించి పెట్టాలి, నూకలే వస్తాయి కదా. కాబట్టి ఈ బియ్యము నూకలు ఈ పంచాయతీతో సంబంధం లేకుండా కనీస మద్దతు ధర అనేటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం దేనికి ప్రకటించింది? వడ్లకు కదా. పత్తి కొంటావు నువ్వు, పత్తిని వడికి ఇత్తనాలు తీసి పత్తిని అలాగే చేసి ఇస్తేనే తీసుకుంటున్నావా? పత్తి ఎట్లా సేన్లు ఎరుకోసి అట్లనే తూకం చేస్తుంది. కంది పంట వస్తుంది, కంది కూడా కొంటారు. కంది కొనేటప్పుడు ఎట్లా కొంటారు? నువ్వు బాలు పట్టిస్తే నేను కొంటా అని చెప్తావా? సర్కారు ఉండదు కదా, కందులే కదా కొనేది. పెసలంతే, శనగలంతే, గుడ్డలంతే. ఏ పంట అయినా కూడా కొని దాని తర్వాత ఏం చేయాలో వాళ్ళు చేసుకుంటారు. లేదంటే మన పంజాబ్లో వానకాలం ఒడ్డు అంటే యాసంగిన గోధుమలు ఉంటే 2 కొట్టావు కదా. మరి యాసంగిల గోధుమల బదులు నువ్వు రైతును పిండి పట్టిస్తే నేను తీసుకుంటా అంటావా అని అడిగిన. बहादुरपुरे के मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने जहानुमा डिवीज़न के तिगलकुंटा में सीसी रोड की तामीर और NP2 पाइपलाइन की तनसीब के काम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस काम पर 19 लाख रुपए का खर्च आया और ये मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। उनके हमरा मजलिस कारपोरेटर मुख्तसर बाबा और दीगर मजलिस कायदीन भी थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में तिगलकुंटा इलाके के अंदर एक NP2 पाइपलाइन डाले गया था और 3 CC रोड डाले गए हैं। और ये टोटल आज का जो कामों का इनॉग्रेशन हुआ है ये 19 लाख रुपए का है। आज के इस प्रोग्राम में इस एरिया के कॉरपोरेटर जनाब मुख्तदर बाबा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के सुदूर मोतमदीन व सदर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए यही कहूँगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बस्तियों में डेवलपमेंट आना चाहिए, हमारे बस्तियों में जो मसाइल है उस मसाइल को दूर होना चाहिए। उससे मद्देनज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह जो भी काम आवाम को तकलीफ़ दे रहा है उस कामों को करा रही है। या वो NP2 पाइप होने दीजिए, या CC रोड होने दीजिए, या सीवर लाइन होने दीजिए, या इलेक्ट्रिकल बंच केबल होने दीजिए। जो भी ज़रूरत है पब्लिक को, हम वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात करते हैं। एरिया के कॉरपोरेटर, एरिया के सुदूर मुतमदीन मिलते हैं, मसाइल को देखते हैं, मसाइल को सुनते हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो भी कंसल्ट डिपार्टमेंट्स रहती है वहाँ पर प्रपोजल्स भेजती है तो एरिया के डेवलपमेंट के लिए। उसी का नतीजा कि आज इस तिगलकुंटे इलाके में सीसी रोड और NP2 पाइप का काम हुआ था, उसका आज प्रोग्राम रखा गया था। इंशाल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे और भी इनाग्रेशंस होंगे। मैं आपके चैनलों के ज़रिए आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर शोबे में काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला हमेशा काम करते रहेगी। शुक्रिया। बदंगापेट के शांतिनगर कॉलोनी में एक नामालूम खातून की मशकूदा नाश एक बौली से दस्तयाब हुई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस परशुराम रेड्डी और इंस्पेक्टर मीरपेट पुलिस महेंद्र रेड्डी ने मकाम का मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। परशुराम रेड्डी ने बताया कि बौली से बदबू आने के बाद मकामी इमाम ने पुलिस को इसकी इत्तला दी थी। पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। एलबी नगर की एसओटी ने मंशियात का कारोबार करने वाली एक बैन रियासती टोली के 4 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 12,80,000 रुपये मालियती मंशियात और 4 मोबाइल फोन जब्त किए। कमिश्नर पुलिस चकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन अय्यूम, जुनैद, तारिक और मोहम्मद नाजिर एक अरसे से ये कारोबार कर रहे थे। Special operation team of LB Nagar, they have busted one interstate ganja and hash oil or hashish oil trafficking racket from Visakhapatnam to Delhi. On specific information that one batch of 4 persons, they have brought some ganja purchased in Visakhapatnam agency area, and they got down at Maunali station. They are moving there in suspicious manner to go to Delhi via Sikandrabad railway station. Our team has intercepted them and checking 26 bags of ganja, each bag 2 kg, that is 52 kg ganja, 1 liter of hashish oil, 4 mobile phones and 750 rupees cash. Worth amount 12,80,750 recovered from the possession of these 4 truck peddlers who are from Ghaziabad district of UP. Their names are Ayyub, Junaid, Sadiq and Muhammad Najib. It is learned that one Imran of Delhi has sent this gang. Earlier, this Imran himself has come and procured this ganja hash oil from Visakhapatnam agency area from one person by name Vijay, who hails from Rajasthan but he is into ganja trafficking. So this gang has purchased this drug to hand over it to Imran, who is selling ganja at Delhi. So on timely information, this interstate racket has been busted by our SOT team. The case now has been registered at Malkajgiri police station under section 20 clause B clause 2 clause C of NDPS Act. I am appreciating the good work by SOT team under supervision of our DCP SOT Muralidhar. The team led by Inspector SOT LB Nagar Ajay Reddy with the SIs Pratap Reddy, Raju and Takuti and the staff. They have done this operation along with सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना शाह मोहम्मद खैरुद्दीन सूफी ने कर्नाटक में ज़बीहा और हलाल को लेकर चल रहे तनाज़े पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें बिलखुसूस हिंदुत्व अनासिर एक के बाद दीगर मसाइल को उठाते हुए मुल्क को फ़िरका परस्ती की आग में झोंक रहे हैं। मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने कहा कि हलाल प्रोडक्ट पर पाबंदी लगाने का मतलब मुल्क की मईशत को तबाह कर देना है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो ख़त्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज हिंदुस्तान के हालात कुछ इसी तरह है। वक्फे से मुट्ठी भर फ़िरका परस्त हिंदुस्तान की कसीर आबादी
हिंदुस्तान की कसीर अक़लियत मुसलमानों के ख़िलाफ़ वक्फ़े से साजिशें रच रहे हैं और वक्फ़े से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में बॉम्बे का एक खेकड़ा कहना चाहिए उसको, या काकड़ा कहिए आप, लेकिन वो उसकी आदत है जिस तरह से बारिश में मेंढक टर्राता है, ये भी वक्फ़े से टर्राता है। लेकिन इसका काम सिर्फ बैठी जगह टर्राना है, ये अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। उसने अज़ान के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की है और मुट्ठी भर सरफिरों को मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की हिदायत दी और लाउड स्पीकर लगाने की हिदायत दिया है। और ये न सिर्फ जो है ना महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, बल्कि इसका असर कर्नाटक में भी हो रहा है। और कर्नाटक में यहाँ तक इक़दाम किया गया है कि हलाल गोश्त को भी बैन कर देने की कोशिश की जा रही है। खैर, ये तो हमारे खुले दुश्मन हैं, इनसे दुश्मन से यही तवक्कुह रखी जा सकती है। लेकिन इन दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम जो क़दम उठा रहे हो, ये क़दम तुम्हारे लिए ही बहुत भारी पड़ने वाला है और इसका असर मुसलमानों पर तो मुख्तसर पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में और हिंदुस्तान की मईशत में वो इनक़लाब लाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज तुम पेट्रोल 107 रुपये जो ना लीटर ख़रीद रहे हो, और वो दिन दूर नहीं है कि 300 रुपये लीटर भी तुम जो ना पेट्रोल ख़रीदने पर मजबूर हो जाओगे। और जब तुमको एक वक्त के खाने की कीमत मालूम होगी, तो जब तुमको अंदाज़ा होगा कि हमने हिंदुस्तान की मईशत को किस तरह तबाह किया है, जो कारोबार मुसलमान करके हिंदुस्तान की मईशत को तक़वियत पहुंचा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तुमने ये इक़दामात करके ख़ुद अपने पैर पर जो ना कुल्हाड़ी मार ली है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में एयर इंडिया ने दिल्ली मास्को फ्लाइट को मनसूख कर दिया है। इसी दौरान रूसी सफारतखाने ने बताया कि एयर इंडिया ने दिल्ली मास्को और मास्को दिल्ली रूट पर टिकट फरोख्त करना एक अरसे से बंद कर दिया था। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर अलकायदा के सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी के बयान और मुस्लिम तालिबा मुस्कान खान की तारीफ करने पर आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तबसरा करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म क्या होता है अलकायदा की समझ से बाहर है, लेकिन हिंदुस्तानी मुस्लिम इसकी अहमियत को समझते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर यूनिफॉर्म लागू नहीं किया गया तो तालीमी इदारों में मजहबी लिबास की नुमाइश और इसमें मुसाबकत की दौड़ का एक नया रुझान पैदा हो सकता है। कर्नाटक में अज़ान पर जारी तनाज़े के चलते बेंगलुरु की जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद इमरान रशदी ने कहा कि अज़ान के दौरान लाउड स्पीकर पर आवाज़ को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदुओं को भी अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने लाउड स्पीकरों पर अज़ान को लेकर अपना बयान दिया था और कहा था कि इस तनाज़े का बहुत जल्द हल निकल जाएगा। मुंबई पुलिस ने बीजेपी के लीडर करुत सोमैया और उनके बेटे नील के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज किया है। हिंदुस्तानी बहरिया की शिकायत के मुताबिक सोमैया और उनके बेटे ने हिंदुस्तानी बहरी जहाज विक्रांत की तस्दीर नौ के लिए आवाम से 57 करोड़ रुपए के अतियात वसूल किए थे। उन्होंने ये रकम हुकूमत के खजाने में जमा करने के बजाय अपनी कंपनियों में लगा दिया। आंध्र प्रदेश काबीना में 9 अप्रैल या उससे कबल रद्द-बदल हो सकता है। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने कम से कम 19 वज़रा को काबीना से बाहर करने का फैसला किया है और उनकी जगह नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने नए वज़रा की फहरिस्त रियासती गवर्नर को पेश कर दी है। रियासती काबीना में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और जगनमोहन रेड्डी इन तमाम को तब्दील करेंगे। चीन ने हिंदुस्तान के कम से कम 7 रियासतों को अपनी जासूसी का निशाना बनाते हुए मुल्क के बरकी निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश की है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ने इस बात की इत्तला दी और हिंदुस्तान को आगाह किया। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान चीन की सरहद पर वाक़ लद्दाख भी चीन की जासूसी का निशाना था।
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंडियाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद को कौमी असम्बली में बहस से कबल मुस्तरद कर देना दस्तूर की दफ़े 95 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर बहुत जल्द अपना फैसला सुनाने जा रही है। अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन अल्हान उमर ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जारी मुहिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया और सदर बाइडेन की हुकूमत से सवाल किया कि आखिर वो इस मामले को मोदी हुकूमत से क्यों नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतें मुख्तलिफ बहानों से निशाना बना रही हैं और उनके साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है। But I ask, what about Modi in India? How are we promoting a free and open region by supporting Modi? So I ask you, why has the Biden administration been so reluctant to criticize Modi's government on human rights? What will it take? How much does the Modi administration have to criminalize the act of being Muslim in India for us to say something? And I ask you again, what will it take for us to outwardly criticize the actions that the Modi administration is taking against its Muslim minorities in India? Because when we remain silent and the situation gets out of control in the way that it did with the Rohingyas, we all of a sudden show our interest in whatever genocide that's taking place. But we have an opportunity now to lead and make sure that there is a deterrence in the actions that they are taking as our partners.